राजकुमारी मैथिली को प्रतियोगिता स्थल में पहुंचते देख राजकुमार आदवेद के चेहरे पर प्रतियोगिता जीत लेने की खुशी झलकती है। वो मैथिल को देखते ही दिल पर हाथ रखकर मन ही मन कहते हैं, हमें पता था राजकुमारी आप संदेश पढ़ते ही जरूर आएगी। तभी मंत्री जी राजकुमार आदवेद को से कहते हैं, राजकुमार प्रतियोगिता आरंभ कर देनी चाहिए, प्रतिभागी तो आ ही गए हैं। जी मंत्री जी अभी शुरू करते हैं। यहाँ राजकुमारी मैथिली को देखकर सबके चेहरे पर आश्चर्य से मुंह खोले हुए देखते रह गए थे। सबसे ज्यादा तो राजकुमारी दामिनी को आश्चर्य हुआ था। उन सब के ऐसे देखने पर राजकुमारी मैथिल ने कहा, आप लोग हमें इस प्रकार क्यों देख रहे हैं जैसे दिन में ही किसी भूत को देख लिया हो। तभी राजकुमारी दामिनी मुंह खोले हंसने लगी। राजकुमारी मैथिली आपका स्वास्थ्य तो ठीक है न, आपको पता भी है आप इस समय कहाँ हैं? ये कोई आपका महल नहीं है कि जहाँ चाहे मुंह उठाए चली आई। ये प्रतियोगिता स्थल है और प्रतियोगिता मैदान में खड़ी है, किसी बाग बगीचे में नहीं। कहते हुए दामिनी जोर जोर से अट्ठास करने लगी। अपनी जीजी को इस प्रकार खुद का मजाक बनाते देख राजकुमारी मैथिली का चेहरा उतर जाता है। जीजी आप इस प्रकार क्यों हंस रही हो? हम यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने ही आए हैं। मैथिली ने मायूस होकर कहा। राजकुमारी मैथिली आप क्यों अपना मजाक बनाने आई हो यहाँ? आपको तो तलवार उठाना तो दूर की बात है, आपको तलवार को छूना भी नहीं आता होगा। और ये घोड़सवारी कहाँ से सीख ली आपने? दामिनी राजकुमारी मैथिली की हर बात का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, जिससे मैथिल का मन बहुत उदास हो जाता है। एक पल के लिए तो वो सोचती है कि क्यों वो यहाँ चली आई, और दूसरे ही पल राजकुमार आदवेद की बात याद आ जाती है कि किस प्रकार उन्होंने उसका आत्मविश्वास जगाया था। दामिनी को मैथिल का मजाक बनाते हुए देख राजकुमार पृथ्वी और उदय को भी अच्छा नहीं लगता है। राजकुमार पृथ्वी दामिनी से कहते हैं, राजकुमारी दामिनी आपको मैथिली का इस प्रकार उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वो जैसी भी है कोशिश तो कर रही है, आपको उनका मनोबल बढ़ाने चाहिए। अच्छा ठीक है राजकुमारी मैथिल, हमें क्षमा करें। वैसे एक बात हमें बताएं, आप प्रतियोगिता में अपने घोड़े दौड़ाओगी या अपना घाघरा पोशाक? कहते हुए राजकुमारी दामिनी एक बार फिर जोर जोर से अट्ठास करने लगी। और राजकुमारी मैथिल अपने कपड़े देखने लगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी दामिनी का इस तरह मैथिल का उपहास करना राजकुमारी मैथिली के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। पर फिर भी वो अपनी जीजी की बातों का बुरा नहीं मानती है। दामिनी की इस हरकत पर राजकुमार पृथ्वी और उदय राजकुमारी मैथिल का साहस बढ़ाते हुए कहते हैं, राजकुमारी मैथिली आपको किसी की भी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा किया है, बस आप हिम्मत न हारे। राजकुमार पृथ्वी के कहने पर मैथिल का मन हल्का होता है। तभी राजकुमार आदवेद उन सभी प्रतिभागियों को सूचित करते हुए कहते हैं, रणथंभौर के वासियों प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। सभी प्रतिभागी अपनी चौकन्ने हो जाए। राजकुमार आदवेद के एक इशारे पर दूर स्थित मैदान के सामने एक सेवक खड़ा हुआ रहता है। उसके सामने एक चक्र सा बना हुआ रहता है जिस पर एक छोटी सी नकली चिड़िया रहती है और उसके ठीक पास एक छोटी सी गुफा रहती है जिस पर लाल पर्दे से ढक दिए जाते हैं। अब राजकुमार आदवेद प्रतियोगिता के नियम समझाते हैं। सभी प्रतिभागी ध्यान से सुने। आपको सामने के चक्र पर उस चिड़िया पर अपना निशाना साधना होगा। जिसका निशाना सबसे पहले और सटीक निशाने पे लगाएंगे, इस चरण के विजेता वही कहलाएंगे। प्रतियोगिता के बारे में सुनकर राजकुमारी दामिनी के चेहरे पर एक अहंकार के मुस्कान रहती है। उनके सामने इस चरण की प्रतियोगिता तो दाएं हाथ के खेल समझती है। वह सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता के नियम समझ चुके थे कि तभी राजकुमार आदवेद एक और प्रतियोगिता के नियम उन्हें बताते हैं। प्रतियोगिता सिर्फ निशाना साधने की नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ का भी परिचय प्रजा के समक्ष प्रस्तुत करना है। राजकुमार के कहने पर जहां राजकुमारी मैथिली दामिनी और राजकुमार पृथ्वी उनके बात का तात्पर्य समझने की कोशिश करते हैं, वहीं राजकुमार उदय अपना सिर खुजाने लगते हैं। हमारी तो कुछ समझ नहीं आया भाई सा, ये राजकुमार आदवेद कैसी सूझबूझ की बात कर रहे थे। उदय की बात सुनकर पृथ्वी उसे घूरते हुए देखते हैं जिससे उदय चुप हो जाती हैं। तभी नगाड़े की आवाज आती है और आदवेद के कहने पर सेवक प्रतिभागियों को आरंभ होने की सूचना देते हैं। चारों राजकुमार और राजकुमारियां अपने घोड़े दौड़ा रहे थे।
सबसे आगे राजकुमारी दामिनी थी, जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनको मात देने राजकुमार पृथ्वी उनके पीछे थे, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और अंत में राजकुमारी मैथिली और उदय थे। राजकुमारी मैथिली के लिए ये पहला अवसर था। उसने घोड़े की चाल धीमी रखी थी, क्योंकि उसे अब भी घोड़े पर नियंत्रण करना ठीक से नहीं आता था। जिस प्रकार राजकुमार उदय भी अब तेजी से आगे बढ़ निकले। महाराज चंद्रभान और राजगुरु जी उन सभी के सामर्थ्य को परखने के लिए सब पर ध्यान देते हैं। राजकुमारी मैथिली को छोड़कर तीनों प्रतिभागी एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में थे। अब एक छोर पर आकर उन्हें निशान साधना था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके विषय में उन्होंने सोचा ही नहीं था। राजकुमार आदवेद के इशारे पर उस गुफा के पास खड़ा सेवक काला पर्दा हटा देता है और उस पर्दे के हटने से ही एक खूंखार शेर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उस शेर को देखते ही उन चारों की सांसें हलक में अटक जाती हैं। घोड़े भी अपने कदम पीछे की ओर ले जा रहा था। ऐसे में उन चारों का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। राजकुमार उदय ने अपना घोड़े को पीछे ले जाने लगे। राजकुमार पृथ्वी भी शेर को देखकर किसी तरह खुद को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। यहाँ दामिनी भी सामने आता हुआ शेर पर ध्यान न देकर अपना निशाना साधती है। वो जल्दी से निशाना लगाती है, निशाना ठीक सही जगह पर लगती है और उतनी ही तेजी से वो शेर के रास्ते से हट जाती है। राजकुमार पृथ्वी और उदय पहले से शेर के रास्ते से हट चुके थे, अब केवल राजकुमारी मैथिल ही जो शेर के रास्ते में थी। राजकुमारी मैथिली अब भी अपने घोड़े के साथ वही खड़ी थी। ये देखकर सबकी आंखों में डर समा गया था। राजकुमार आदवेद मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री महोदय, कहीं हमने शेर को प्रतियोगिता में लाकर कुछ गलत तो नहीं किया? राजकुमार आदवेद को मैथिली को लेकर डर समाने लगा था। राजकुमार आदवेद को मैथिली के लिए बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि इस प्रकार का अभ्यास तो उसने सिखाया ही नहीं था। वो चाहता तो इस वक्त राजकुमारी को शेर से बचा सकता था, लेकिन मैथिली प्रतियोगिता स्थल में थी और इस प्रकार उनके बचाव के उतरना उन्हें सही नहीं लग रहा था। राजकुमारी मैथिली अपने पास आता हुआ शेर को देखकर बहुत डर जाती हैं। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो डर के कारण उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। उनकी हालत राजकुमार आदवेद भली भांति जानते थे। राजकुमार भी अपना हाथ मसलते हुए मैथिली को बचाने के लिए सोचते हैं। यहाँ महाराज चंद्रभान भी शेर को मैथिली की ओर आता हुआ देख घबरा जाते हैं। वो राजगुरु जी की ओर देखकर कहते हैं, गुरु जी, पुत्री मैथिल तो शेर के मार्ग पर है, हमें प्रतियोगिता यही स्थगित कर देनी चाहिए। नहीं राजन, आप शांत रहें। इस समय आप पिता की दृष्टि से सोच रहे हैं, इसलिए इतने भयभीत हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। राजकुमारी मैथिली अपनी सूझबूझ से प्रतियोगिता के चरण को पूरी करेगी। अपितु हमें विकट परिस्थितियों में जो भी संयम से कार्य कर सके, ऐसे योग्य राजा की आवश्यकता है। राजगुरु जी चेहरे पर विनम्र मुस्कान लिए महाराज से कहते हैं, लेकिन फिर भी एक पिता होने के नाते महाराज को अपनी पुत्री मैथिल की अधिक चिंता होने लगती है। यहाँ राजकुमारी दामिनी और राजकुमार पृथ्वी और उदय भी मैथिली के लिए चिंतित हो जाते हैं। भाई सा, राजकुमारी मैथिली शेर के मार्ग से हट क्यों नहीं रही हैं? पता नहीं उदय, हमें मैथिली के लिए बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो शेर के मार्ग से हट पाएगी या नहीं। हमें तो ये समझ नहीं आता कि प्रतियोगिता में जानवर को शामिल करने की क्या आवश्यकता थी, और ये मैथिली मूर्ख बनी वहीं खड़ी हुई है। आखिर इसे कहा किसने था प्रतियोगिता में हिस्सा लेने? दामिनी खींच आकर मैथिली की बेवकूफी पर कहती है। यहाँ राजकुमारी मैथिली अपनी और शेर को आता देख अपने घोड़े की लगाम लगाती है और साथ में डरी हुई सी भी रहती है। लगाम लगाते ही राजकुमारी मैथिली का घोड़ा अब दौड़ लगाने ही लगता है और बस चंद भर का फासले में ही वो शेर के मुंह से बच निकलती है। राजकुमारी मैथिली को शेर के मार्ग से हटते ही सभी राहत की सांस लेते हैं। महाराज की तो जान जैसे वापस लौट आई थी। राजकुमार आदवेद दिल पर हाथ रख राहत की सांस लेते हैं। राजकुमारी मैथिली शेर के मार्ग से तो हट जाती है, लेकिन शेर अपने नियंत्रण में नहीं रहता है। वो भागते हुए प्रजा को भीड़ की ओर जाने लगता है। शेर को आता हुआ देख प्रजा में खलबली मच जाती है। सभी अपने बचाव के लिए भागने में भलाई समझते हैं, इससे पहले कि कोई सेवक आकार शेर को अपने नियंत्रण में करता। एक दूर से आता हुआ तीर उसके पैरों के आर पार हो जाती है और वो शेर वही निढाल होकर गिर पड़ता है।
सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को देखने के लिए समय ही नहीं मिल पाया कि तीर आखिरी अचानक से आया कैसे, और बौखलाया हुआ शेर निढाल होकर कैसे गिरा। उनमें से किसी एक प्रजा ने मैथिली को तीर शेर पर तीर चलाते हुए देख लिया था और तभी मैथिली के जयकारे गूंजने लगी। राजकुमारी मैथिली की जय। राजकुमारी मैथिली ने हमारे प्राण बचाए। राजकुमारी मैथिली की जय। उस एक प्रजा के कहने पर से सभी प्रजा राजकुमारी मैथिली को धन्यवाद कहने पर जयकारे लगाने। जहां प्रजा के शेर के शिकार होने से बच निकले थे, वही महाराज उनके साथ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किंतु राजगुरु जी के चेहरे सपाट भाव बने थे, जैसे ये होना उन्हें पहले से ही ज्ञात था। राजकुमारी मैथिली खूंखार शेर को मारने के बाद खुद को नियंत्रण करती है। उसके बाद प्रतियोगिता के नियम अनुसार उस चक्र पर निशाने लगाती है और वो निशाना चूक जाती हैं। मैथिली मायूस हो जाती हैं और वो राजकुमार आदवेद की ओर भरी आंखों से देखती है। राजकुमार आदवेद भी निशाना चूक होने जाने पर मैथिली उनकी हिम्मत को बढ़ाते हुए प्रजा में जयकारे लगाने को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने निशाना चूक गया होगा, लेकिन प्रजा के लिए उन्होंने जो किया उसके लिए वो कोई नहीं कर सकता था। तभी मंत्री जी राजकुमार आदवेद से कहते हैं, राजकुमार आदवेद, प्रतियोगिता समाप्ति की सूचना का समय हो चला है। मंत्री जी के कहते ही राजकुमार आदवेद अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो सूचना देता है, आज के चरण की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। आज के प्रतियोगिता के विजेता आगामी अंतिम प्रतियोगिता में अंकित किए जाएंगे। इतना कहकर राजकुमार आदवेद संचालक की भूमिका भी आज के लिए समाप्त हो जाती है। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद महाराज चंद्रभान और राजगुरु सभा में उपस्थित थे। थोड़ी देर के पश्चात राजकुमारियां और राजकुमार भी सभा में उपस्थित हो जाते हैं और उनके साथ राजकुमार आदवेद भी। सबसे पहले सभी राजगुरु जी को महाराज को प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव। आप सभी ने अपनी सूझबूझ से प्रतियोगिता के पहले चरण को पूर्ण किया। हमें बहुत प्रसन्नता है कि कुछ ही शेष दिनों में आप में से कोई राज सिंहासन को प्राप्त होगे। राजगुरु जी उन सभी से कहते हैं, आप सत्य कह रहे हैं गुरु जी। हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सभी ने प्रतियोगिता के चरण को पूर्ण किया है और आश्चर्यचकित भी किया। हमें तो ज्ञात ही नहीं था हमारी पुत्री राजकुमारी मैथिल इतनी अच्छी धनुर्विद्या भी जानती है। महाराज मैथिल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। तभी दामिनी बीच में बोल पड़ती हैं, पिताश्री, राजकुमारी मैथिली इतनी अच्छी धनुर्विद्या सीखी होती तो आज वो शेर के ऊपर बाण नहीं अपने लक्ष्य पर बाण चलाती। दामिनी के इस प्रकार कटाक्ष पर मैथिली का चेहरा उतर जाता है। आदवेद को दामिनी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो इससे पहले कि दामिनी को कुछ कहता राजगुरु जी कहते हैं, राजकुमारी दामिनी, राजकुमारी मैथिली ने जो भी किया प्रजा के हित में किया। वो शेर नियंत्रण से बाहर हो चला गया था। अगर समय पर राजकुमारी मैथिली ने उस पर बाण नहीं चलाया होता तो वो प्रजा का अहित कर सकती थी, अपितु प्रजा के प्राण भी चले जाते। समय रहते हुए राजकुमारी मैथिल ने उनके प्राण बचाए। राजगुरु जी के कहने पर सभी इस विषय पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी ने सोचा ही नहीं था प्रतियोगिता के बीच ऐसा भी कुछ हो सकता है। सबकी नजर तो प्रतियोगिता पर थी, पर एक मैथिली ही जिसकी नजर उस बौखलाए हुए शेर पर थी, जिस पर अगर वार न किया होता तो आज रणथंभौर की प्रजा का बहुत अहित होता। तभी महाराज चंद्रभान गुरु जी की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, आप सही कह रहे हैं राजगुरु जी। हमने तो प्रजा के विषय में विचार ही नहीं किया था। हम सबका ध्यान तो प्रतियोगिता पर था। इस बीच अगर प्रजा का इतना बड़ा अहित होता तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाते। महाराज की बात सुनकर राजकुमारी दामिनी एक बार फिर कह उठती हैं, किंतु पिताजी महाराज, प्रतियोगिता तो चक्र पर निशाने साधने की थी और राजकुमारी मैथिली का निशाना तो चूक गया और प्रतियोगिता के नियम अनुसार अब वो आगे की चरण की हिस्सा नहीं हो सकती। वो अब प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। दामिनी के इस प्रकार कहने पर मैथिल, जो बहुत देर तक शांत खड़ी हुई थी, एकाएक वो राजकुमार आदवेद को देखती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कहानी जारी रहेगी। अगला भाग जानने के लिए कहानी से कनेक्ट रहें।